वेलकम एवरीवन। इस पार्ट में हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉज। इससे पहले हमने डिस्कस किया कि पार्लियामेंट जो है हमारी लॉ मेकिंग बॉडी है और पार्लियामेंट के अंदर कैसे कानून बनाए जाते हैं। इस चैप्टर के अंदर ही हम आगे डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग लॉज। यू मे बी फेमिलियर विद सम लॉज सच एज दोज दैट स्पेसिफाई एज ऑफ मैरिज। आपको कुछ कानूनों के बारे में पता होगा, जैसे कि वो कानून जो मैरिज जो शादी की जो एज होती है उसके बारे में बताते हैं। जो बॉयज़ की एज होती है 21 और गर्ल्स की 18 जो एज होती है, ये कानूनों के द्वारा निर्धारित किया गया है। द एज एट विच ए पर्सन कैन वोट, या फिर वो एज जिस टाइम पे कोई व्यक्ति वोट दे सकता है। आपको पता है कि 18 ईयर्स या वो कोई भी व्यक्ति है, कोई भी एडल्ट है, उसको वोट देने का अधिकार है। एंड परहैप्स इवन द लॉज डीलिंग विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टीज़, और शायद कुछ ऐसे कानून भी जो किसी प्रॉपर्टी, किसी संपत्ति को खरीदने या बेचने से संबंधित हो। वी नो दैट पार्लियामेंट इज़ इन चार्ज ऑफ मेकिंग लॉज, और हमें ये पता है कि कानून बनाने का काम होता है पार्लियामेंट का। सो डू दीज लॉज अप्लाई टू एवरीवन। लेकिन उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि ये जितने भी कानून बनाए जाते हैं, क्या वो सभी के लिए लागू होते हैं, सभी के लिए एप्लीकेबल होते हैं? हाउ डू न्यू लॉज केम इनटू बीइंग, और नए कानून कैसे बनते हैं? कुड देयर बी लॉज दैट अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल, क्या कुछ अतीत में ऐसे लॉज भी रहे हैं, ऐसे कानून भी बने हैं जो अनपॉपुलर या कंट्रोवर्शियल रहे हैं? कंट्रोवर्शियल मीन्स जिस कानून के ऊपर विवाद हुआ हो, ठीक है, असहमति प्रकट की हो लोगों ने, दैट इज कंट्रोवर्शियल। व्हाट शुड बी एज सिटीजन्स डू अंडर सच सर्कमस्टांसिस, और हमें नागरिक होने के नाते इन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, हमारी क्या जिम्मेवारी बनती है? ये सारे पॉइंट्स हम इस पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारा पहला टॉपिक आता है इसके अंदर, डू लॉज अप्लाई टू ऑल, क्या कानून सभी के लिए लागू होते हैं? तो इसके लिए हम एक सिचुएशन पढ़ते हैं, एक परिस्थिति के बारे में समझेंगे। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, एक सरकारी अधिकारी है, और वो अपने बेटे की मदद करता है, हेल्प्स हिज सन टू गो इनटू हाइडिंग बिकॉज हिज सन हैज़ बीन गिवन ए 10-year जेल सेंटेंस बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर ए क्राइम दैट इज कमिटेड। तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है अपने अपने बेटे को इसलिए छुपा रहा है क्योंकि उसे 10 साल की सज़ा हुई है, जो उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनाई है। जो उसने क्राइम कमिट किया था, जो उसने अपराध किया था, उसके लिए उसको 10 साल की सज़ा हुई है। और अपने बेटे को कोई भी, मान लीजिए कोई सरकारी अधिकारी हाइड करता है, छुपाता है सरकार से या पुलिस से। तो आगे देखिए क्वेश्चन क्या आता है इससे, डू यू थिंक दैट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्शंस वर राइट। तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं या फिर कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं, इनका जो एक्शन है, जो उन्होंने ये किया हाइड करने का अपने बेटे को, क्या ये सही था? एंड शुड हिज सन बी एक्सेम्प्ट फ्रॉम द लॉ जस्ट बिकॉज हिज फादर इज इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली पावरफुल, और क्या यदि उसको छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसके पिता राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से काफ़ी ताकतवर हैं? तो क्या उसको छोड़ देना चाहिए इसी बात के लिए? क्या उसके लिए जो कानून बने हैं आम नागरिक के लिए, क्या वो लागू नहीं होने चाहिए? तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है। तुम्हारा टॉपिक यही है पहला, द अबव इज़ ए क्लियर केस ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ। तो अभी हमने देखा कि वायलेट किया गया है, यहाँ पे लॉ का जो कानून बनाया गया है उसका उल्लंघन किया गया है। एज यू रेड इन यूनिट 1, members of Constituent Assembly were agreed there should be no arbitrary exercise of power in independent India। तो जैसे कि आपने यूनिट 1 में पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन जब हमने पढ़ा था, तो उस टाइम पर ये हमने देखा था कि
उस समय जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने यह निश्चित किया था कि कोई भी निरंकुशता से कोई भी शक्ति का दुरुपयोग ना करे, चाहे वो गवर्नमेंट का अधिकारी है, कोई नेता हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, स्वतंत्र भारत में इसका दुरुपयोग ना हो। They therefore instituted several provisions in Constitution that would establish the rule of law. इसी के लिए उन्होंने कुछ प्रोविजंस, कुछ ऐसे प्रावधान बनाए, कई ऐसे प्रावधान बनाए जिन्होंने एक वो प्रावधान एक तरीके से कानून का काम करते हैं, जो कानून को नियमित रूप से मानने का काम करते हैं। The most important of this was that all persons in the independent area are equal before the law. और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कानून के बारे में कि देश के सभी नागरिक, क्या स्वतंत्र भारत के सभी नागरिक वो सभी बराबर हैं कानून की नज़र में, कानून के हिसाब से। The law cannot discriminate between persons on the basis of their religion, caste और gender. और कोई भी कानून किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, उनके धर्म के आधार पर, उनकी जाति के आधार पर या जेंडर के आधार पर, लिंग आधार पर। What the rule of law means is that all law apply equally to all citizens of the country and no one can above the law. तो रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी नागरिक हैं हमारे देश के, वो सभी बराबर हैं कानून की नज़र में और कानून से ऊपर कोई नहीं है। Neither a government official nor a wealthy person nor even the president of country is above the law. ना ही कोई गवर्नमेंट का अधिकारी, ना ही कोई अमीर व्यक्ति, और यहाँ तक कि हमारे देश का राष्ट्रपति जो है उसको भी नियम और कानूनों का पालन करना पड़ता है। Any crime or violation of law has a specific punishment as well as process through which the guilt of the person has to be established. जब कोई भी क्राइम या फिर वायलेशन होता है कानून का, तो उस टाइम पे उसकी एक पनिशमेंट, उसकी एक सज़ा निर्धारित होती है। इसके अलावा प्रोसेस होता है, वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा उस व्यक्ति को गिल्ट, मतलब उस क्राइम का, उस अपराध का दोषी घोषित किया जाता है। बट वाज इट ऑलवेज लाइक दिस? क्या ये हमेशा होता है? मतलब क्या हमेशा जो क्रिमिनल है, जो जिसने क्राइम किया है, उसी को हमेशा अपराधी ठहराया जाता है? तो क्वेश्चन ये आता है। In ancient India, there were innumerable and overlapping local laws. पुराने समय का जो भारत था, उस समय पर बहुत सारे ऐसे लोगों ने अपने लिए, खुद के गांव के लिए कुछ ऐसे नियम बना रखे थे जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे। ओवरलैप मतलब कि मान लीजिए दो गांव आपस में, दो गांव की सीमाएं आपस में मिलती हैं और उन दोनों गांव में किसी एक बात को लेकर मतभेद है, लेकिन उसी बात के ऊपर, उसी विषय के ऊपर दोनों गांव के नियम अलग अलग हैं, तो उनकी जो नियम है, जो लॉ है, वो ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं। Different communities enjoy different degrees of autonomy in administrating these laws. और देश के अंदर अलग अलग समुदायों ने अलग अलग अपनी ऑटोनॉमी से, अपनी खुद की सत्ता से इन कानूनों को एडमिनिस्ट्रेट किया है, इन कानूनों को बनाया है और इन्हीं कानूनों को प्रशासन के रूप में लोगों के सामने पेश किया है। अच्छा, अब ये देखिए कि कानून में क्या अंतर होता था। पुराने समय में किसी एक क्राइम के लिए, किसी एक अपराध के लिए जो कानून बनता था और अब जो कानून है उनमें क्या डिफरेंस है। पहले क्या होता था कि पहले जैसे कुछ केसेस होते हैं जिसके अंदर जो किन्हीं दो व्यक्तियों को अगर पनिशमेंट दी जाती, कोई भी दो व्यक्ति होते हैं, उनको अगर सज़ा दी जाती, तो उनमें से यदि एक गरीब है और यदि एक अमीर है, एक ऊंची जाति से आता है, एक दूसरा नीची जाति से आता है, तो उनमें से जो जो लोअर कास्ट का जो व्यक्ति है, जो निम्न वर्ग का जो व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, दो उसी सज़ा के लिए, मतलब उसी क्राइम के लिए उसे ज़्यादा पेनलाइज किया जाता, ज़्यादा उसे कठोर सज़ा दी जाती।
जबकि जो उच्च वर्ग का व्यक्ति होता, जो अमीर होता, उसको उसी अपराध के लिए कम सजा दी जाती। मतलब दोनों ने गलती सेम की है, लेकिन सजा दोनों के लिए अलग अलग है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट इंडिया है, स्वतंत्र भारत है, उसके अंदर चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी तबके का हो, अमीर गरीब या कोई भी हो, सबके लिए समान सजा का प्रावधान है, या फिर सभी के लिए समान कानूनों का प्रावधान है। This slowly began to change as the system of law began to further evolve during colonial period। और ये धीरे धीरे जो है चेंज होता गया। ये सिस्टम जो अमीर और गरीब के बीच में, जो हाई और लो कास्ट के बीच में जो है मतभेद पैदा करता था, और कॉलोनियल पीरियड आने के दौरान ये धीरे धीरे और ज़्यादा चेंज होता गया। It is often believed that it was British colonialists who introduced the rule of law in India। तो ये माना जाता है कि ब्रिटिश जो कॉलोनियलिस्ट थे, मतलब जो ब्रिटिश अधिकारी थे, जो ब्रिटिश समाज के लोग थे, उन्होंने ही भारत के अंदर रूल ऑफ लॉ का जो प्रावधान है, जो प्रोविज़न है, वो स्थापित किया था। हिस्टोरियंस हैव डिस्प्यूटेड दिस क्लेम ऑन सेवरल ग्राउंड्स टू विच ऑफ इंक्लूड। तो इस बात को लेकर के जो इतिहासकार हैं, कुछ इतिहासकार ऐसे हैं कि जो रूल ऑफ लॉ है ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट के द्वारा जो है स्थापित किया गया, ये मानते हैं। और कुछ हिस्टोरियंस ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि रूल ऑफ लॉ जो है वो अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित नहीं किया गया, इसका कोई प्रावधान नहीं था। तो इसके दो पहलू आते हैं, दो एस्पेक्ट आते हैं इसके अंदर। पहला देखिए, फर्स्ट दैट कॉलोनियल लॉ वाज आर्बिट्रेरी। पहला तो ये था कि जो कॉलोनियल लॉ था वो आर्बिट्रेरी था, निरंकुश था, ठीक है, और उसमें मतलब किसी तरह का कोई राष्ट्रवादी रूप नहीं था उसका। द सेकेंड दैट इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड ए प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लीगल स्फेयर इन ब्रिटिश इंडिया। दूसरा ये था कि जो भारतीय राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई कि भारत को एक कानूनी राज्य, भारत को एक कानूनी देश के रूप में ढालने के लिए। One of the example of arbitrariness that continued to exist as a part of British law is the Sedition Act of 1870। जो इनमें से एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। सेडिशन का क्या मतलब होता है? सेडिशन का मतलब होता है कि मान लीजिए सरकार को अगर लगता है कि कोई भी समाज का समुदाय उसके खिलाफ विद्रोह शुरू करता है, तो वो उनको बिना किसी सबूत के गिरफ्तार कर सकती है। तो इसी तरीके से एक सेडिशन एक्ट जो है ब्रिटिश अंग्रेज़ों ने पास किया था 1870 में। द आइडिया ऑफ सेडिशन वाज ब्रॉडली अंडरस्टूड विद इन दिस एक्ट। और सेडिशन के लिए जो विचार था, जो सेडिशन का जो एक तरीके से बोल सकते हैं जो थीम था, वो इस एक्ट के द्वारा अच्छे से समझा गया कि सेडिशन का क्या मीनिंग होता है ट्रूली। एंड एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल। और कोई भी व्यक्ति जो सरकार को, अंग्रेजी सरकार को उसका प्रोटेस्ट करती या उसकी आलोचना करती, तो उसको बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी अपनी जस्टिफिकेशन के उसको अरेस्ट कर लिया जाता। इंडियन नेशनलिस्ट बिगेन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग दिस आर्बिट्रेरी यूज ऑफ अथॉरिटी बाय द ब्रिटिश। और भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने इस कानून की आलोचना की, इसका विरोध किया। एंड दिस आल्सो बिगेन fighting for greater equality and wanted to change the idea of law from a set of rules that were forced to obey। तो इसीलिए इस कानून के विरोध में हमारे नेताओं ने एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स की डिमांड की जिसका सब लोग ओबे करें। और उन्होंने, अंग्रेज़ों ने अपने लिए, हमारे देश के लोगों के लिए कुछ ऐसे नियम बनाए। उससे पहले जब ये क्रांतिकांडी आंदोलन जब स्टार्ट नहीं हुए थे, उससे पहले उन्होंने कुछ ऐसे नियम बनाए जो सेडिशन एक्ट थे, मतलब उनको मजबूर किया जाता था उनका पालन करने के लिए।
टू लॉ एज इंक्लूडिंग द आइडियाज ऑफ जस्टिस, और कुछ ऐसे कानूनों की मांग की गई जिसमें न्याय का विचार किया गया हो। By the end of 19th century, the Indian legal profession also began emerging and demanding respect in colonial courts. 19th सेंचुरी के अंत में भारत के जो लोग हैं इस लीगल प्रोफेशन में, मतलब इस कानूनी कार्य में उन्होंने शामिल होना स्टार्ट किया। ठीक है, लोग जो हैं, लोगों ने वकालत की पढ़ाई करना शुरू की। स्वयं गांधी जी भी साउथ अफ्रीका जो है पढ़ने गए थे, कानून की पढ़ाई करने गए थे। तो इसी कारण से उन्होंने और ज़्यादा रिस्पेक्ट जो है, जो उसमें के जो कोर्ट थे, ब्रिटिश शासन के दौरान जो कोर्ट थे, उसमें अपनी और ज़्यादा रिस्पेक्ट चाहते थे और ज़्यादा अपनी डिमांड चाहते थे भारतीय लोग। दे बिगन टू यूज़ लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ इंडियन, और इस कानून को लोग जो है, जो वकील थे, वो भारत के जो लीगल राइट्स हैं उसके लिए अपने आप को डिफेंड करना चाहते थे। द इंडियन जजेस आल्सो बिगेन टू प्ले ग्रेटर रोल इन मेकिंग डिसीजंस। भारतीय जजों ने भी, भारतीय जो न्यायाधीश थे, उन्होंने भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया। देयरफॉर there were several ways in which Indians played a major role in evolution of the rule of law during the colonial period. इसलिए बहुत सारे तरीके थे ऐसे जिन्होंने, जिससे भारतीय लोगों ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ठीक है, रूल ऑफ लॉ के इवोल्यूशन मीन्स उसके डेवलपमेंट में ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, अंग्रेजों के शासनकाल के अंदर। अभी तक के लिए इतना ही। आगे जो है वो हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।